ब्रजेश, आपसे पूछना चाहूँगा, मामला सब ठीक ठाक चल रहा है कांग्रेस का कर्नाटक में लाभार्थी पॉलिटिक्स को लेके, तो ये बीजेपी के पिच पे क्यों कूद पड़ रहे हैं बार बार? देखिए, मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है ये एक ऐसा इशू है जो कम्प्लीटली अवॉइडेबल था बीजेपी के लिए, क्योंकि जब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, जब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, तो कोई भी ऐसा बयान जो किसी भी एक पोटेंशियल कंट्रोवर्सी को कोट करे वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल होता है। पहले सिद्धारमैया का बयान आया जिसमें उन्होंने लिंगायत चीफ मिनिस्टर के बारे में बोला, बाद में उसको क्लैरिफाई किया, वो भी कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर था। उसके बाद दूसरा बयान आया, और ये तीसरी जो पीएफआई और बजरंग दल के बीच का कंपैरिजन है, चूंकि कंपैरिजन टेनेबल नहीं है इसलिए ये बुरा है। मतलब यदि कंपैरिजन टेनेबल होता तो बिल्कुल ये बुरा नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन अनटेनेबल है। और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो सबसे बड़े कैटलिस्ट है बीजेपी के। हमने देखा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती, कैसे वो चुनाव पूरी तरह से घूम जाता है। तमाम ऐसी जगहों पर जहां बीजेपी वीक विकेट पे होती है, और प्राइम मिनिस्टर के विजिट उन सारी जगहों पर पूरा वहाँ का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको बदल देते। ऐसे में मुझे लगता है ये कंप्लीटली अवॉइडेबल रेफरेंस था जहाँ तक कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात है, जिसमें इन्होंने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की और कहा दोनों पे बैन लगा देंगे। ये ऐसा ही है कार्तिकेय, जैसा जब आपको याद होगा बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद ये स्टेटमेंट आया था कि सोनिया गांधी जी फूट फूट के रो पड़ी थी, और बाद में काफी सारे सलमान खुर्शीद ने सिमी पे बोल दिया था एक बार। सलमान खुर्शीद ने बोला कि मैं आरएसएस की तुलना बोको, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसलाइक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप आरएसएस को नहीं पसंद करते, आप 100 गालियां दीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपका हक है, और जो क्रिटिसाइज करना चाहे उसका हक है। लेकिन जब आप इस तरह का आउटलैंडिश कंपैरिजन करती हैं, और स्पेशली तब जब आपके पॉलिटिकल कैपिटल भयानक डिक्लाइन पे है, तो मतलब ये मुझे लगता है ये एक अंडरस्टैंडिंग की साफ कमी दिखाता है। एक अंडरस्टैंडिंग की साफ कमी दिखाता है। और मैं कहूँगा कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप पहले वो मुस्लिम ब्रदरहुड आरएसएस वाली बात आई, उसके बाद बोको हराम वाली बात हुई, और आपको पता है कि कंट्रोवर्सी का पैटर्न सेम है, और उसमें होता ये है कि जीतता एक ही पार्टी है इसमें। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी कस के वो सारे इश्यूज उठा दिए जिसपे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है। और ये तब उठाए गए जब मुंबई साहब पब्लिकली कहते हुए सुने गए थे कि आप मुझसे हिजाब और हलाल के सवाल मत पूछिए, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी भी हैं, के शर्मा जी। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊँगा, ज़रा रुकिए। आलोक जी, ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है निरर्थक बातें हो रही हैं, और जो जिन बातों में दम है उस बातों से डाइवर्ट करके लोग देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने की कवायद कर रहे हैं। कहाँ पीएफआई, जिसकी सारा मंसूबा यहाँ गजवाए हिंद करने की है, जिसका सारा कनेक्शन बाहर के आतंकवादी संगठनों से है, उसकी तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, जिसमें कूट कूट के राष्ट्रीयता भरी हुई है, सनातनी सोच भरी हुई है। उसके लोग कभी आतंकी गतिविधियों में आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है, और उसकी कंपैरिजन आप वोट बैंक के लिए पीएफआई से कर रहे हैं। ये तो सरासर मतलब देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने की कवायद है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि पीएफआई और बजरंग दल को आप एक तराजू पे तोल रहे हैं। पीएफआई के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं ये अब तक पूरे भारत को मालूम है, और बजरंग दल का विदेश के किस आतंकवादी संगठन से संबंध है, जरा ये भी स्पष्ट कर दें ये लोग। तो ये निरर्थक बातें देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद कभी जनता नहीं कबूलेगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। ठीक है, के शर्मा जी, आपका क्या कहना है? ये क्यों हो रहा है? ये सारे मुद्दे वापस उठ के क्यों आ गए? मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए, बजरंग दल की जब वो बना था तो उसकी जो मोटो जो थी, और उसकी जो कोई भी संस्था कोई दल बनता है जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसकी जो मोटो होती है, उसकी जो थीम होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे सोच से बनाई जाती है, लोग उससे जुड़ते भी उसी सोच से। ठीक है, थोड़ी सी सोच से भटक जाती है तो हम उससे पाबंदी लगा सकते, बट जो इन्होंने जो ऐसा बोला है, जो तुलना किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि वो जो पीएफआई की जिससे उसको बैन किया गया है, वो और बजरंग दल की जो सोच है वो काफी डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि तो वो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप ये खुद आप सोचो कि कोई बजरंग दल जो है
अभी तक ऐसी कोई घटना उसके खिलाफ में नहीं आई है कि जो देश के अगेंस्ट हो। जो आर्टिकल 19 भी ये कहता है कि आप अगेंस्ट जो है राइट टू स्पीच है, बट आप सम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लॉ, दैट रिस्ट्रिक्शन यू कैन नॉट गो द बियॉन्ड द अगेंस्ट द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो वो चीजें बजरंग दल की नहीं है। हाँ, थोड़ी सी उनकी कभी कभी उनकी जो संस्था के जो समर्थक जो है वो अपने सोच और उससे चीजों से कभी कभी वो गलती करते हैं, उस पर पाबंदी है, उस पर कानून। शर्मा जी, मोटी बात है कि फ्रिंज पॉलिटिक्स और टेररिज्म में फर्क होता है। आप फ्रिंज प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादी संगठन या आप इस्लामिक टेरर है वो एक अलग चीज़ है। तो अब मैं जाना चाहूँगा प्रवक्ताओं के पास। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, शरद त्रिवेदी जी भी जुड़ गए। प्रियंका जी, मुझे बताइए ये पीएफआई और बजरंग दल की तुलना आप लोगों ने क्यों की? देखिए कार्तिक, के सिंपल बात ये है कि लेट द पीपल ऑफ कर्नाटका डिसाइड कि कौन सी परसेप्शन सही है और कौन सी परसेप्शन गलत। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कर्नाटक के जो युवा हैं वो बजरंग दल में शामिल? मैं कभी रोकता नहीं शुरू में बोलते हुए। पॉलिटिक्स परसेप्शन पे होती है, प्रोसिक्यूशन फैक्ट पे होता है। प्रियंका जी, बजरंग दल की तुलना आपने पीएफआई से की है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ परसेप्शन, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप बात कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए प्रियंका जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। जो कर्नाटक के युवा हैं उनको आप बजरंग दल में शामिल होने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहते हैं? उनको रोजगार की बात क्यों नहीं सिखाते? आप उनको रोजगार के ऑप्शन दीजिए ना, वो रोजगार करें, आईटी सेक्टर्स पे जाएं, अपने वेंडर जो है अपने शॉप्स खोलें और अपने लिए अपना फ्यूचर देखें। व्हाई दे आर इनटू दिस? जो हमारे युवा हैं वही हमारी शक्ति हैं, उनको काम चाहिए, उनको काम दीजिए। कोई ऐसा बैन करने से कोई अत्याचार नहीं हो जा रहा उनके ऊपर। और मैं पूछना चाहती हूँ, ये हेट स्पीच का मैटर खत्म कैसे होगा? हाउ एंड व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप? आप उधर से कुछ बोलेंगे, हम इधर से कुछ बोलेंगे, ये खत्म तभी होगा जब हमारे युवा रोजगार होंगे, हमारे युवा शिक्षित होंगे। और उसके लिए हमने मैनिफेस्टो में 100 ऐसी बातें लिखी होंगी पर उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। दिस इज व्हाट द हैपनिंग। मीडिया यही कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप उस पर बात क्यों नहीं करते कि हम ये कह रहे हैं कि हम 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां वहां पर सरकारी पद खाली है, उनको हम भरेंगे। हम लोगों को रोजगार देने के लिए नए नए ऑप्शन खोज के लाए। हम उनको गाय खरीदने के लिए फंड कर रहे हैं, हम किसानों को फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, हम वहां पे फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, हम वहां पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट जितनी खाली है हम उनको भरेंगे, हम आईटी सेक्टर पे खर्च करने की बात कर रहे हैं, हम सीनियर सिटीजन के कल्याण की बातें कर रहे हैं, हम औरतों को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंश्योरेंस जो सड़कों को सफाई करते हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है या उनको कुछ जरूरत होती है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हम इन बातों पे बात कर रहे हैं, आप उन बातों पे बात कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, ना ही वो गले में पट्टा डाल के घूमे सड़कों पर और लोगों को परेशान करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यू नीड टू एक्सेप्ट। कौन किस पे पट्टा डाल रहा है? ये मेरा जवाब देने के लिए नहीं है कि कौन किस पे पट्टा डाल रहा है। और दूसरी बात है कि मैं ये भी कहना चाहूंगी, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा आज कर्नाटक का भ्रष्टाचार है। 40% की जो सरकार वहां चल रही है, लोग उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। वो तो बात है, सवाल तो यही पूछ रहा था ना कि जब पूरा इलेक्शन भ्रष्टाचार और लाभार्थी पे हो रहा था तो ये पीएफआई और बजरंग दल कहां से आ गया? शरद जी। कार्तिकेय जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इन्हें किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं है, किसी सत्ता पक्ष की जरूरत नहीं अपना सत्यानाश करने के लिए। इन्होंने और जिस तरह का ये लोग प्रेम की भावना लेके माननीय राहुल जी चले थे, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने तमिलनाडु में ये समझने की कोशिश की थी फादर जॉर्ज से कि भारत की जमीन पे वो जूते पहन के पैर रखते हैं, नंगे पैर नहीं बैठते हैं भारत की जमीन पे, क्योंकि उससे उनके पैर मैले हो जाएंगे भारत की जमीन से। और उसके बाद उन्होंने ये समझने की कोशिश करी थी कि देवी देवता सब मिथ्या है, असली खाली जीसस एक भगवान है, बाकी सब मिथ्या है। और ये पार्टी वो है जो ये कहती है कि साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो नीच है, नीच आदमी है, कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है। और अभी जो हाल में ही इन्होंने बताया कि वो जहरीला नाग है, जहरीला सांप है। तो ये जो प्रेम की भावना हमें लग रहा है कि भारत जो है वो इससे काफी ऊपर उठ चुका है।
जिस पार्टी ने 5,000 सिखों के कत्ल कराया, जिस पार्टी के संरक्षण में सिख रॉयट हुए, जिस पार्टी के संरक्षण में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, शिया सुन्नी दंगे हुए, वो आज प्रेम की बात कर रही हो। जिस तरह का प्रेम राहुल जी लेके आ रहे हैं, और वो मुझे लग रहा है कि भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी इससे उभरने की कोशिश कर रही है, देश को उभारने की कोशिश कर रही है। और इन लोगों ने अभी आप देखें कि हाल में जिस तरह का इनका वक्तव्य आए हैं, वो सारे वक्तव्य जिसको कहते हैं सेल्फ गोल, ये अपना सत्यानाश खुद ही कर रहे हैं, इन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान ही हैं जिसकी वजह से आप देश जो है जिस हालत में 2014 में था, जिसके बाद ये अब उभर रहा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। सबसे ज्यादा आज हमारे यहाँ FDI निवेश हुआ है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा है, निर्यात 777 बिलियन डॉलर का भारत से निर्यात हुआ है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि बौखला गए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मानसिक संतुलन खो चुके। देखिए, कोई आम व्यक्ति, कोई आम पार्टी का सदस्य अगर इस तरह की बात करता तो कोई हम समझ सकते हैं कि साहब वो ठीक है, वो उसको सही ज्ञान नहीं था। लेकिन जिस पार्टी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को, वो भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें करना। और आप देखें कि जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया था कि साहब जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो एक ही किस्सा था, उसमें मोहन चंद शर्मा जो हमारे बहादुर इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उनका लिए आंसू नहीं बहे थे, आंसू बहे थे वहां जो एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए थे। तो ये जनता देख चुकी है इनका कौन सा प्रेम है, किसके साथ इनका प्रेम है। ये 40% की सरकार बता रहे हैं, इनकी तो 100% इनके यहाँ शुद्ध मुनाफा होता था। हम लाभार्थी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पार्टी खुद ही लाभार्थी थी। कोई भी इनकी पार्टी का ऐसा सदस्य नहीं है जो आय से अधिक संपत्ति के केस नहीं फेस कर रहा है। सारे लोग बेल पे छूटे हुए हैं, जीप से लेके जीजा जी 48 में आपको याद होगा कि जीप स्कैम हुआ था, सबसे पहला स्कैम जीप का हुआ था। उसके बाद आखिरी जो है जीजा जी स्कैम हुआ है। हवा में, एयरबस में, जमीन पे, बोफोर्स में, पानी में, सबमरीन डील में, तीनों लैंड सी एयर तीनों में तो पैसे लिए हैं और उसके बाद भी पूरी सरकार चली है। तो ये बातें जो है यही इनको गर्द में ले जा रही हैं। जी जी, जुमा 3 राज्यों में इनकी सरकार है, जिसमें से एक राज्य जो है वो इतना मतलब उसमें आबादी और वहां से जो हमारे सांसद और विधायक आते हैं बहुत कम संख्या में है। राजस्थान में इन्होंने क्या गत बना दी है, पंजाब में दिवालिया घोषित होने की कगार पे पंजाब सरकार। एक चीज बताइए, ठीक है आपकी बात सही है, ये लोग ऐसा मसला उठा दिया कांग्रेस ने जिसपे उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत थी कि ये मसले दोबारा से उठा दिए जाएं कि रामलला को कैद किया था, या ये जो हनुमान जी वाला मसला है, क्योंकि आपके खुद के मुख्यमंत्री बुम्बई साहब पहले कह चुके हैं कि मुझे हिजाब हिलाल पे कोई भी जवाब नहीं देना, और पब्लिक गैदरिंग में बोल दिया था उन्होंने। शरद जी देखिए, हिजाब पे जो हमारी न्यायपालिका उस पे गौर कर रही है, केस कोर्ट में है, उसके फैसले का हम इंतजार को उन्होंने सही फैसला दिया कि साहब हमें इस पे कुछ नहीं बोलना है, उसका मैटर कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला होगा उस सब पे मान्य होगा। आप ईरान में देखिए, वहां की जनता उठ के खड़ी हुई है हिजाब के खिलाफ, वहां की महिलाएं उसके हिजाब के खिलाफ खड़ी हुई हैं। भारत में बहुत सी एक्ट्रेसेस जो ईरान से आई हैं वो इसके खिलाफ है। तो ये हिजाब का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, कोर्ट में ये मैटर लंबित है, कोर्ट का फैसला आने दे। हम बार बार कह रहे हैं कि साहब आप जाति और धर्म से ऊपर उठिए। हम ना जाति की बात कर रहे हैं ना हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं। पूरे भारत का हर व्यक्ति, हर जाति और हर धर्म का योगदान रहा है। और हमारा सेकुलरिज्म, मैं आपको बता दूं, हमारा सेकुलरिज्म उस धर्म से नहीं है जिसकी संख्या 20% है। हमारा सेकुलरिज्म मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, 168 यहूदी धर्म के लोग गुजरात में हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। 168 यहूदियों के बूते पे आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारा सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म, इनका ये प्राइवेट सेकुलरिज्म है जो ये बाद में लाए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सेकुलरिज्म नहीं लेके आए थे। सेकुलरिज्म जो है 44th अमेंडमेंट से हमारे संविधान में जोड़ा गया है।
ये जो इनका प्राइवेट सेकुलरिज्म, प्राइवेट डेमोक्रेसी, ये प्राइवेट कंपनी चल रही है जो अपना स्वार्थ के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। जब कुछ नहीं देते हैं तो फिर ये लोगों को धर्म और जाति का चबेना इनको चबाने को दे देते हैं और ये चुनाव जीत जाते शरद जी, लोग ये भी लेकिन बोल रहे हैं अब जनता शरद नहीं जा जी, रही है इसमें।